तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और कैसे पहचानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए, मैं हूं विकास मालाकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। तो सबसे पहले आपको कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप अगर पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस टॉपिक का जो नाम है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मीनिंग पता होता है तो आधा काम तो आपका वहां पर हो गया। जैसे कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि नाम से स्पष्ट है, द्विघात क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक है ना। द्विघात मतलब द्वि मतलब दो, घात पावर, द्विघात समीकरण। अब समीकरण से तो सब लोग परिचित हैं। द्विघात मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, चर की जो घात है, वो क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो चर की जो घात है, अधिकतम घात, याद रखना अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, चर की दो होनी चाहिए। अगर चर की अधिकतम घात दो होती है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बोलूंगा। पावर ऑफ वेरिएबल, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो पावर ऑफ वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर दो होनी चाहिए। या फिर मैं बोल सकता हूं एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री आपको पता है डिग्री क्या होती है, डिग्री एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। डिग्री का मतलब वही क्या, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को डिग्री बोला जाता है। ठीक है, किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात जो होती है उसको डिग्री बोला जाता है। तो अधिकतम घात क्या है, यहां पर दो है, मतलब समीकरण की डिग्री अगर दो है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, द्विघात समीकरण बोलूंगा। कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि द्विघात समीकरण किस टाइप से हो सकता है। जैसे 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। 3x की घात 2 धन 4x धन 9 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण है। अगर मैंने लिखा x धन 1 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल चर की जो घात है वो क्या है, एक है। ठीक है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। पर ये वाला क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और देखते हैं हम। ठीक है, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की घात 2 धन 1 बराबर 0। यहां पर इसको मैं बोलूंगा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है, जो चर है आपका एक्स की घात क्या है, 2 है। ठीक है, जब भी एक्स की घात 2 आती है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्वाड्रेटिक की घात 2 धन 4x की घात 5 धन 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को मैं देख रहा हूं तो इक्वेशन में x की पावर 2 है, बट अगली टर्म, जैसे ही अगले पद को मैं देखूंगा तो 4x की पावर क्या हो गई, 5 हो गई। मतलब क्या, यहां पर एक चर की जो घात है वो कितनी है, 5 है। अब ये चर की घात 5 हो गई, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां पर तो 2 है, यहां पर तो 2 है, बट यहां पर कितनी हो गई, 5 हो गई। तो इसको मैं बोलूंगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये वाली है, ये नहीं है और ये है। ठीक है, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई है। मतलब इसकी जो डिग्री है, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 5। और इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2 है। मतलब जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, द्विघात समीकरण होगा अगर डिग्री क्या हो उसकी। अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कैसे हम द्विघाती समीकरण को गुणनखंड विधि से सॉल्व करें। यहां पर एक क्वेश्चन मेरे पास है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 6x की घात 2 ऋण x ऋण 2 बराबर 0। इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, गुणनखंड मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, तो देखो कुछ स्टेप्स को मैं यहां पर फॉलो करने वाला हूं। आप भी वो स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। कई बार क्या होता है, देखो हम फैक्टराइजेशन मेथड को जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में
ब्रेक करना होता है, बीच वाली जो पद है, जो x है, x को हमको दो भागों में बांटना होता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, हम डायरेक्टली बता सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम टाइम लगता है सोचने में। तो ये मेथड ऐसी है कि आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा सोचने में, आप इस मेथड से कुछ स्टेप्स को फॉलो करके इस मिडिल टर्म को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, इस बीच वाले पद को आसानी से दो भागों में बांट सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले आपको रफ वर्क करना है। रफ वर्क में क्या करना है, आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है, किससे, आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, रफ वर्क में यहां पर कर रहा हूं। रफ वर्क में मुझे इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। कंपेयर जब मैं करूंगा तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, x² का कॉफिशिएंट है a, यहां पर x² का कॉफिशिएंट है 6, मतलब कंपेयर करने पर a की वैल्यू निकलेगी 6, और b की वैल्यू b, x का कॉफिशिएंट है b, यहां पर x का कॉफिशिएंट आपको दिख नहीं रहा है, मतलब क्या लिखा होता है 1, तो यहां पर b की वैल्यू क्या निकलेगी 1। बट एक बात आप ध्यान रखना, यहां पर x जो है वो काय का है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो मुझे यहां पर 1 काय का लेना पड़ेगा, माइनस का। इसके बाद में c, कांस्टेंट टर्म आपकी c का की वैल्यू क्या आएगी, यहां से कंपेयर करने पर माइनस का 2, साइन का ध्यान रखें, अगर माइनस आया तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अब आपके पास a और b की c की वैल्यू आ चुकी है। अब रफ वर्क में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म देखिएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, कांस्टेंट टर्म और कॉफिशिएंट ऑफ x² का मल्टीप्लाई करो। कांस्टेंट टर्म है आपकी -2 इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है आपका 6 का जब -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -12। ठीक है, बात समझ में आई इतनी, -12 हो गया। अब इस -12 के फिर से फैक्टर्स निकालना है। अब इस -12 के, अब -12 के तो निकलेंगे नहीं, मैं 12 के निकाल सकता हूं, मैंने 12 के फैक्टर्स निकाले। 12 के जब मैं फैक्टर्स निकाल रहा हूं, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितने टाइम में आएगा 6 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम, फिर 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम। मतलब 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, जो 12 के फैक्टर्स आए हैं, ध्यान से सुनना आप क्या बोलने वाला हूं मैं, इन सभी फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 नंबर ऐसे लाना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जोड़ या घटाव क्या हो, ये मिडिल टर्म क्या आपकी -1 क्या होना चाहिए, b आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, b की जो वैल्यू है वो आना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी। तो देखिए मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। मेरे पास 4 नंबर है, यहां पर 4 नंबर है मेरे पास, कौन कौन से 2, 2, 3 और 1। इन चारों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा मैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं 2 नंबर से लेकर आऊंगा जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, देखो एक ही बार में आ गया, क्या आ गया 4 से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 4 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो 1 आ जाता है, सिंपल 1 आ जाएगा। अब देखो 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या, फर्स्ट कंडीशन 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें, और सेकंड कंडीशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें। जब 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, जब 4 में से 4 में से 3 को घटाया तो 1 आया, और अगर मैंने 3 में से 4 को घटा दिया तो क्या आया, -1 आया। 3 में से अगर मैं 4 को घटा रहा हूं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। मतलब क्या कि मुझे यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 3 में से 4 को घटाना पड़ेगा, मतलब 3 प्लस का लेना है, 4 को माइनस का लेना है। मतलब मुझे देखो 4 3 12 आ गया, 4 3 12 आ गया, और यहां पर 3 में से 4 को अगर घटा दूंगा तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा, -1 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, मतलब ये प्रोसेस मैंने काय के लिए की है, सिर्फ इस टर्म को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अगर आपको इजीली समझ में आ रहा है तो आप ये रफ वर्क ना करें, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रफ वर्क के जरिए आप 2 नंबर ला सकते हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो ये वाली टर्म होगी मिडिल टर्म, और उनका
जो प्रोडक्ट होगा, जो उनका गुणनफल होगा, वो गुणनफल क्या होगा आपका a इंटू सी होगा, a इंटू सी होगा, कांस्टेंट टर्म इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, ये वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे हम, 6x² हमने एज इट इज लिखा वैसा का वैसा ही। इस x को माइनस एक्स को मैं टू टर्म्स में ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इस माइनस एक्स को मैंने टू टर्म्स में ब्रेक किया। अब कैसे ब्रेक किया, 3 माइनस 4, तो मैंने क्या करा 3x माइनस 4x। अब 3x माइनस 4x माइनस आ जाएगा, ये प्लस का आएगा। अब ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड हुआ, तो वो यहां से डिसाइड हुआ। प्लस माइनस कैसे डिसाइड हुआ, याद रखना यहां से डिसाइड हुआ। कहां से, ये x का है, माइनस का है, माइनस का अगर हमें लाना होगा तो बड़ी संख्या काहे की होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। यहाँ पर 3 और 4 में से बड़ी संख्या 4 है, 4 माइनस का मैंने लिया क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस लेना था। यहाँ पर प्लस लिया क्यों, क्योंकि दोनों को मुझे घटाना है ना। आपको वो रूल तो पता ही होगा, जब सेम साइन होते हैं, ठीक है, सेम साइन होते हैं तो एड होता है। सेम साइन मतलब प्लस वाली कोई नंबर है और प्लस वाला कोई नंबर है, इस केस में हम ऐड करते हैं। जब कोई माइनस वाला नंबर है और माइनस वाला नंबर है तो ऐड करते हैं। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का नंबर है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। और एक माइनस का है और एक प्लस का है तो भी घटाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, जब एक जैसे चिन्ह हो, जब एक जैसे चिन्ह हो दोनों के तो जुड़ते हैं, और जब अलग अलग चिन्ह हो तो संख्याएं घटती है। और हमेशा जो चिन्ह लगता है वो बड़ी संख्या का लगता है, ये हमेशा याद रखना आप, तो गलतियां नहीं होगी। अब ये जो -2 बचा है, इस -2 को मैं -2 मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, इक्वल में 0। अब देखिए यहां पर कुछ दो के पेयर बना दूंगा मैं, ये दो के मैंने पेयर बनाए। अब देखिए इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। अब आपको अगर कॉमन डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनके फैक्टर्स करके लिख दीजिए। मैं अभी फैक्टर्स करके बता रहा हूं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा सोच लिया। तो देखो क्या होगा, 6x की पावर 2 में 6 को क्या लिख सकता हूं, 3 2 6, और x² को मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू x, ठीक है, प्लस प्लस 3x माइनस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 2 4, 2 गुणे 2 2 दूनी 4, ठीक है, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टेप आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्टेप से डायरेक्ट जो अब अगली स्टेप में करने वाला हूं उसको कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से कौन कौन सी चीजें कॉमन दिख रही है। यहाँ पर मुझे 3 और ये 3 दोनों में कॉमन है, मैंने 3 को बाहर निकाला। यहाँ पर से 2 है, बट यहाँ 2 है क्या, नहीं है इस वाले टर्म में। यहाँ पर 2 है क्या, नहीं है, सिर्फ इतने को देखना है। अब 2 नहीं है तो 2 बाहर आएगा ही नहीं। x है, यहाँ पर है, बिल्कुल है, तो एक x बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये x है, यहाँ पर भी है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है। तो अब यहाँ पर जो बचा है मैं उसको लिख दूंगा, 3 आ गया, ये 2 बचा तो 2 लिख दिया, ये x आ गया, ये वाला x बचा तो ये लिख दिया, प्लस यहाँ से पूरा 3x बाहर जा चुका है कॉमन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब मैं क्या लिखूंगा 1। अगली स्टेप की बात करता हूं, आगे क्या होगा, माइनस 2 दोनों में 2 कॉमन लिया, यहां पर मेरे पास बचेगा 2x, 2 कॉमन आएगा, यहां पर 2x बचा, ये माइनस। अब देखो याद रखना, जब भी मैंने माइनस साइन को भी कॉमन लिया है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर बचा है 2 कॉमन ले लिया था तो 1 बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, बराबर 0। हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघाती समीकरण को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ये स्टेप में दोनों जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आएंगे दोनों सेम आएंगे, दोनों ब्रैकेट के जो अंदर लिखा होगा वो तो हमेशा समान होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। अब देखो दोनों में से मैं क्या 2x प्लस 1 को कॉमन ले सकता हूं, मैंने दोनों में से 2x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो यहां पर मेरे पास बचेगा 3x और ये माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक बार इसके इक्वल में 0 लिखूंगा, एक बार इसके इक्वल में 0 लिखूंगा, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहां देखिए थोड़ा ऊपर करते हैं हम सॉल्व। देखिए 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है आपका और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है और यहां से भी x की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ये 1 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहां से x इज इक्वल टू -1, ये 2 अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो x की एक वैल्यू थी ये आ गई आपके पास, और 3x
इज इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में x इज इक्वल टू -1/3, एक वैल्यू ये आ गई, मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं। कौन कौन सी? x इज इक्वल टू -1/2 और -1/3, ये दोनों क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 6x² - x - 2 इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन है आपके पास क्या? -1/2 और -1/3। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, ताकि सभी को कुछ सीखने को मिल सके।